इस मूवी में कुछ लोग एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए समुद्र में डूबे एक जहाज की तलाश में जाते हैं, जहां उनका सामना शार्क मछलियों से होता है जो एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर देती है। तो क्या वो लोग अपनी जान बचाकर वापस से ऊपर आ पाएंगे और वहीं उन्हें डूबे हुए जहाज से क्या मिलेगा, यही हम आगे जानेंगे। पर वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ मछुआरे दिखाए जाते हैं जो समुद्र में मछली पकड़ने के लिए छोटी मछलियों को चारे के रूप में प्रयोग कर रहे थे, ताकि बड़ी मछलियों को कांटे में फंसा सके। फिर ये सीन यही कट होकर एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तरफ मुड़ जाती है, जहां बेस्ट फॉरेन डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड इजिप्ट की राना भगत को दिया जाता है, जो अवार्ड को पाकर बहुत खुश होती है। और इस अवार्ड का क्रेडिट वो अपने टीम मेंबर्स के साथ साथ अपने पति शेरिफ नैन को देती है। लेकिन अवार्ड शो खत्म होने के बाद वो पूरे रास्ते अपने पति से बात तक नहीं करती और घर जाकर रोने लगती है। अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि अवार्ड शो के दौरान प्रेजेंटर ने गलत एनवेलप ओपन कर दिया था, क्योंकि ये अवार्ड राना को नहीं बल्कि उसके पति शेरिफ की बनाई हुई एक डॉक्यूमेंट्री को मिला था। जिस कारण राना, जिसने 10 साल से इस अवार्ड को पाने के लिए काफी मेहनत की थी, वो उदास हो जाती है। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वो स्टेज पर ऐसी एक्टिंग करती है मानो अपने पति के लिए बहुत खुश है, जबकि अंदर से उसे बहुत बुरा लग रहा था। अब इसके बाद वो एक नई डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए अपनी टीम से बात करके उन्हें किसी नई आइडिया के बारे में सोचने को कहती है। फिर दूसरे दिन राना की मैनेजर ने माया क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है, जिसमें हम गैरम नाम की एक लड़की को इंटरव्यू देता देखते हैं। यहाँ माया के द्वारा ये पूछने पर कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो हम तुम्हें इस पोस्ट के लिए चुने, इस पर ग्रैम जवाब देती कि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है और मैं एक बार जिस चीज को देख या पढ़ लूं उसे लंबे समय तक याद रख सकती हूँ। यहाँ तक कि गैरम ने माया के टेबल पर रखी सभी किताबों को पढ़ रखा था, जिस पर माया उसकी परीक्षा लेने के लिए किताब खोलकर उसमें बीच में से कुछ लाइंस पढ़ती है, जिनके आगे की लाइंस को गैरम पूरा कर देती है। अब इस बात से प्रभावित होकर माया ने उसे क्रिएटिव डायरेक्टर के पोस्ट पर चुन लिया होता है और फिर गैरम को राना और उसकी बाकी टीम से मिलवाने के लिए वो उसे राना के ऑफिस ले जाती है। इस टीम में तैमूर, जाहिद और खालिद भी होते हैं, जिनमें से खालिद एक कैमरामैन होता है। वहीं थोड़ी देर बाद राना का पति शेरिफ भी वहाँ जाता है, जबकि हम तामिर को नई डॉक्यूमेंट्री के लिए कुछ आइडियाज बताते हुए देखते हैं, जिसमें वो राना से एलियंस के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने की सलाह देता है। लेकिन राना को उसकी आइडिया पसंद नहीं आती। तब माया गैरम से पूछती है कि क्या उसके पास डॉक्यूमेंट्री बनाने का कोई टॉपिक है, जिस पर गैरम उन्हें सलेम एक्सप्रेस नाम की जहाज के बारे में बताती है, जो एक पानी का जहाज था और वो साल 1991 में समुद्र में डूब गया था। जिस जहाज में 600 यात्री थे, जिसमें से 100 ही यात्रियों की जान बच पाई। वो आगे ये भी शेयर करती है कि उस जहाज के डूबने के कुछ दिनों बाद ही 3 गोताखोरों ने समुद्र में डुबकी लगाकर उन मरे हुए लोगों की लाशों से सोने की अंगूठी और नेकलेस जैसी चीजों को चुरा लिया था, जो इन मरे हुए लोगों के लिए डिसरिस्पेक्ट है। लेकिन इसके बाद से उन मरे हुए लोगों के सामान में कोई भी जहाज समुद्र के उस हिस्से में नहीं गया। अब इस कहानी को बचाकर गैरम राना को सलाह देती है कि हमें सलेम एक्सप्रेस के ऊपर ही कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी चाहिए, जो टॉपिक राना को बहुत पसंद आता है। इसलिए वो अपनी टीम से इसी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर काम करने के लिए कहती है। फिर आगे हम जेद को माया के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो उसे कहता है कि तुम राना से मेरे और मेरे भाई तामिर की शिकायत करना बंद करो। दरअसल जाहिद और तामिर अपने काम को मन लगाकर नहीं करते थे, जिस कारण माया ने कई बार उनकी शिकायत राना से करी थी। माया उसे कहती कि अगर मैंने राना को यह बता दिया कि तुम ऑफिस में ड्रग्स का नशा करते हो तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। दूसरी तरफ राना शेरिफ को मैसेज करके उससे माफी मांगती है, क्योंकि उसने शेरिफ को अवार्ड मिल जाने के बाद उससे बुरा व्यवहार किया था, जिसके जवाब में अगली सुबह शेरिफ उसके पास आकर उसे गले से लगा लेता है और फिर वो उसकी नई डॉक्यूमेंट्री में उसकी मदद करने का वादा करता है। अब इसके बाद हम राना और उसकी टीम को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहां राना को बताया जाता है कि उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्री की सारी तैयारी कर ली है, लेकिन उन्हें समुद्र के उस हिस्से में जाने की परमिशन नहीं मिल रही जहां सलेम एक्सप्रेस डूबा था। अब ये सुनकर राना जवाब देती है कि हमें मुराद से मदद लेनी होगी, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से हमें उस जगह तक पहुंचा सकता है। फिर वो लोग अगले दिन मुराद के ड्राइविंग सेंटर जाकर उससे इस बारे में बात करते हैं, जहां मुराद की असिस्टेंट असिया उन्हें बताती है कि जिस जगह पर सलेम एक्सप्रेस डूबा है वहां पानी का तापमान 8 डिग्री है। इसलिए डाइविंग के दौरान राना और उसकी टीम को हेलुसिनेशन हो सकता है। इसीलिए वो उन्हें सलाह देती कि हेलुसिनेशन से बचने के लिए उन्हें जल्द से जल्द काम खत्म करके वापस ऊपर आना होगा, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में और इतनी ठंड में देर तक रहने से उनकी सेहत बिगड़ सकती है। अब अगले दिन वो लोग समुद्र में उस जगह जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ गहरे समुद्र में जाने के लिए दूसरी जहाज उनका इंतजार कर रही थी।
दूसरी तरफ हमें फिर से कुछ मछुआरे दिखाए जाते जो समुद्र के उसी हिस्से में मछली पकड़ रहे थे जहाँ राना और उसकी टीम को जाना था। यहाँ इन मछुआरों के कांटों में माको शार्क फंस जाती है जिसे लेकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब उन मछुआरों के जाते ही वहाँ राना और उसकी टीम पहुँच जाती है जहाँ मुराद अपना डाइविंग सूट पहनकर और एक रस्सी लेकर समुद्र में गोता लगा देता है। वो अब काफी गहराई में जाकर उस रस्सी को सलीम एक्सिस से बांध देता है ताकि बाकी लोग आसानी से वहाँ पहुँच सके। उधर माया की तबीयत खराब होने के कारण वो जहाज पर ही रुकती है जबकि बाकी लोग डाइविंग सूट पहनकर पानी में कूद जाते हैं। वहाँ मुराद उनसे बताता है कि सबके ऑक्सीजन सिलेंडर्स में 200 बार्स की ऑक्सीजन मौजूद है और जब ये ऑक्सीजन 50 बार ही बचेगी तो हमें वापस से जहाज पर जाना होगा। फिर आगे हम उन सभी को सलीम एक्सप्रेस के पास देखते हैं जहाँ खालिद अपने कैमरे में उस डूबी हुई जहाज की रिकॉर्डिंग करने लगता है जबकि गैरम उस जहाज को देखकर उदास हो जाती है। अब वो इस जहाज को देखकर क्यों उदास है इस बात का पता हमें आगे चलेगा। इधर जैद जिसने ड्रग्स का नशा किया होता है वो मुराद की बात नहीं सुन रहा था जिस कारण मुराद गुस्से में ये डाइव कैंसिल करने को कहता है। वो अब जैद पर गुस्सा दिखा ही रहा था कि तभी अचानक से एक शार्क वहाँ आकर मुराद को जान से मार देती है जो देखकर बाकी सभी बचाओं में डूबे हुए जहाज के अंदर चले जाते जहाँ वो सभी शार्क के हमले से सुरक्षित थे। लेकिन इस सब में वो सभी एक दूसरे से अलग हो जाते। अब अगले सीन में हम आसिया को देखते जो मुराद की मौत से बहुत दुखी थी पर वो खुद को संभालते हुए बाकी लोगों को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहती है। फिर कुछ ही देर में आसिया को खालिद मिल जाता है जो एक डायबिटिक पेशेंट होने के कारण उसका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है जिस पर अब आसिया उसे एक जगह बैठाकर बाकी लोगों को ढूंढने चली जाती है। वहीं इस तरफ जहाज में गैरम, तैमूर और जैद एक साथ होते जहाँ गैरम अचानक से कहीं चली जाती है। उसे अब अपनी साथ ना देखकर तामिर काफी परेशान हो जाता है जबकि हम गैरम को उस जहाज में कुछ ढूंढते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ शेरिफ और अना जहाज में ऐसी जगह थी जहाँ आगे का रास्ता बंद होता है इसलिए शेरिफ उसे खोलने लगता है जो देखकर अना उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि आसिया ने उन्हें किसी भी दरवाजे को खोलने से मना कर रखा था। लेकिन शेरिफ उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि उसे राना को बचाना था और आखिरकार वो उस दरवाजे को खोलने में कामयाब भी हो जाता है। अब दरवाजे की खुलते ही वो राना को अंदर भेजकर खुद भी उसके पीछे ही आ रहा था कि तभी वो लोहे का दरवाजा जो पानी में रहने के कारण कमजोर हो चुका था वो टूटकर शेरिफ के पैर पर आ गिरता है जिससे शेरिफ का पैर वहीं फंस जाता है। इस पर राना उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उस दरवाजे को नहीं हटा पाती। तब शेरिफ उससे बाकी लोगों को यहाँ बुलाने को कहता है ताकि वो सब मिलकर इस दरवाजे को हटा सके। वहीं राना जब जहाज के दूसरे हिस्से में होती है तो वो शार्क उसके ऊपर खिड़की से हमला करती है लेकिन राना पीछे हट जाती है जबकि वो शार्क इस छोटी खिड़की से अंदर नहीं आ पाती इसलिए वो बाहर ही उनका इंतजार करने लगती है। आगे हम माया और बाशिर को देखते हैं जो मुराद की जहाज पर बाकी लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे लेकिन वहाँ माया और उसकी टीम के बजाय वो शार्क पहुंच जाती है जिसे देखकर जहाज का कैप्टन कोस्ट गार्ड को फोन करने लगता है लेकिन बाहिर उसे ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि वो लोग गैर कानूनी तरीके से यहाँ आए थे और यदि यहाँ कोस्ट गार्ड आ गए तो उन सबको जेल जाना पड़ेगा। अब इसके बाद हमें फिर से समुद्र के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ राना वापस से शहर के पास आ गई थी और उन्हें ढूंढते हुए आसिया भी वहाँ पहुंच जाती है। आसिया उन्हें खालिद की तबीयत खराब होने की बात बताकर राना को यहाँ से चलने के लिए कहती है क्योंकि वो दोनों भी मिलकर शेरिफ के पैर पर गिरे इस दरवाजे को नहीं उठा सकते थे इसलिए उन्हें तामिर और जैद की मदद की जरूरत लगेगी। यहाँ वो ये भी शेयर करती है कि शेरिफ के ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन की कमी पड़ चुकी है इसलिए उसे ऊपर जाकर नए सिलेंडर लाने होंगे लेकिन राना उसके साथ जाने के बजाय शेरिफ के पास ही रुकती है इसलिए आसिया अब अकेले ही वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ तामिर और जैद को खालिद बेहोशी की हालत में मिलता है जहाँ जैद के द्वारा उसका ऑक्सीजन चेक करने पर खालिद के सिलेंडर में 170 बार्स की ऑक्सीजन बची होती है जबकि बाकी लोगों के पास लगभग 50 बार तक की ऑक्सीजन ही बची थी जो देखकर जैद समझ जाता है कि खालिद डायबिटिक कोमा में चला गया है और अब उसे नहीं बचाया जा सकता इसलिए वो उसके ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग करना चाहता था लेकिन तामिर उसे ऐसा करने से रोकते हुए बाकी लोगों को ढूंढने के लिए कहता है। तब वो दोनों बाकी लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते जहाँ रास्ते में जैद फालतू की बातें करने लगता है जिससे परेशान होकर तामिर उसे अलग होकर बाकी लोगों को ढूंढने को कहता है इसलिए जायद उससे अलग हो जाता है। अब इस बात से हम समझ पाते कि वो जानबूझकर तामिर से अलग होना चाहता था ताकि वो खालिद के ऑक्सीजन सिलेंडर को ले सके। इधर आसिया को खिड़की से बाहर शार्क न दिखने पर वो ऊपर चली आती है
जहाँ वो माया से शेरिफ के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर वापस समुद्र के अंदर चली जाती है। जबकि इस तरफ शेरिफ, जिसका ऑक्सीजन बस खत्म ही होने वाला था, कि वो राना को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन राना उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए शेरिफ अपने सिलेंडर की ऑक्सीजन सप्लाई को बंद करके खुद ही अपनी जान ले लेता है ताकि राना वहाँ से चली जाए। फिर इतने में वहाँ जहर और तमीर भी पहुँच जाते हैं, जो शेरिफ को मरा हुआ देख राना को अपने साथ ले जाते हैं। उधर गैरम इस जहाज के एक हिस्से में जाकर रुक जाती है, जहाँ एक बंद कमरा होता है। तब फ्लैशबैक के जरिए हमें ये दिखाया जाता है कि जब इस जहाज का दुर्घटना हुआ तब गैरम उस समय काफी छोटी थी, जो अपने माता पिता के साथ इसी जगह पर मौजूद थी। दरअसल ये वही कमरा था जहाँ वो अपने माता पिता के साथ रुकी हुई थी, लेकिन जब उसकी माँ सो रही थी तब वो इस कमरे को बाहर से बंद करके खेलने चली गई और इसी दुर्घटना के कारण उसके पिता मारे गए। जबकि उसकी माँ, जिसे गैरम ने इस कमरे में बंद कर दिया था, वो भी पानी में डूबने से मारी गई। और यही वजह थी कि गैरम इस जहाज को देखकर काफी उदास हो गई थी। यहाँ गैरम जहाज से बाहर निकलकर खिड़की से उस कमरे को देखते हुए प्रार्थना करती है कि काश वो भी उस दिन मारी जाती, पर अब उसके ऐसा कहते ही पीछे से वो शार्क आकर गैरम को भी खा लेती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। इधर आसिया, जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर समुद्र के अंदर आ चुकी थी, उसे जब शेरिफ की मौत के बारे में पता चलता है तो वो इस भरे हुए सिलेंडर को आपस में बांटकर ऊपर जाने का फैसला करती है। लेकिन जायद उस सिलेंडर को खोल लेते हुए कहता है कि हम लोग यहाँ पर राना की वजह से फंसे और मैं उसकी वजह से शार्क का शिकार नहीं बनना चाहता। तब आसिया उसे समझाती कि राना का ऑक्सीजन सिर्फ 10 बार ही बचा है, जबकि बाकी लोगों का 50 बार है। और ऐसा कहकर वो उन सबका ऑक्सीजन चेक करती है, जहाँ तामिर अपना ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं चेक करने देता। लेकिन आसिया जब जबरदस्ती उसका सिलेंडर चेक करती है तो उसमें 120 बार की ऑक्सीजन होती है। अब यहाँ में ये पता चलता है कि जब जाहिद और तामिर अलग हुए तो जाहिद ने नहीं बल्कि तामिर ने खालिद के सिलेंडर से अपना सिलेंडर बदल लिया था और उसने अपना सिलेंडर पहनाकर खालिद को पानी के ऊपर भेजने की कोशिश करी, लेकिन रास्ते में शार्क ने खालिद को खा लिया। वहीं अपने भाई की इस हरकत पर जाहिद गुस्से में उसे धक्का दे देता है, जिससे तामिर एक नुकीली चीज से टकरा जाने के कारण बुरी तरह से घायल हो जाता है और अब हम उसके शरीर से काफी सारा खून बहते हुए देखते हैं। इस पर अब आसिया उन सभी को तुरंत यहाँ से चलने को कहती है, जहाँ वो घायल तामिर को लेकर ऊपर जा ही रही थी, लेकिन तभी ज्यादा खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो जाती है, जबकि जैद उस शार्क के हमले में मारा जाता है। अब ये सीन यहीं कट होकर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में राना को उस अवार्ड के साथ देखते हैं, जहां उसकी बनाई डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट फॉरेन का अवार्ड मिला था। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में उसने अपने एक हाथ को खोने के साथ साथ अपने साथियों को भी खो दिया था, जिसका मतलब ये कि आसिया भी शार्क के हमले में मारी गई थी। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।